जब भी तेरे घर आओ तो तेरी बहू क्लिनिक ही होती है। तेरी बहू का क्लिनिक है ये सोचकर यहाँ आई थी मैं तो। सोचा नहीं था तेरी बहू मेरी बहू जैसी ही है। अरे वंदना, तेरी बहू तो बहुत ही नकचढ़ी है। मैं यहाँ अपना चेकअप ही तो करवाने आई हूँ, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात हो गई? अब बताओ, भला क्लिनिक में लोग इलाज के लिए ही तो आते हैं ना। अंजलि और उसकी जुड़वा बहन मंजली सुबह बिस्तर पर लेटी हुई एक दूसरे से चादर की खींचातानी में लगी हुई थी। तभी चादर को अपनी तरफ खींचते हुए अंजलि कहती है, क्या कर रही है? चादर दे, मुझे ठंड लग रही है। हाँ तो मुझे कौन सा गर्मी लग रही है, मुझे भी तो कपकपी महसूस हो रही है। चादर मत खींच। जब ठंड लग रही है तो दूसरी कोई चादर निकाल लेना, छोड़ इसे। मुझे क्या कह रही है? तू निकाल लेना, आलसी कहीं की। छोड़ चादर। नहीं तू छोड़। दोनों की बहस यूं ही चल रही थी कि तभी आरती की थाली लिए कमरे में ज्योत दिखाने के लिए उनकी माँ चित्रा वहाँ भगवान का नाम लेती हुई आती है। हरिओम हरिओम हरिओम। हे भगवान, ये बिस्तर पर कौन सी कुश्ती लड़ रही थी तुम दोनों? माँ ये चादर नहीं दे रही। तुम दोनों शक्ल से ही नहीं अकल से भी जुड़वा हो। मतलब कौन से जन्म में समझदार बनोगे तुम दोनों? अभी चादर और बिस्तर दोनों छोड़ो और फ्रेश हो जाओ। माँ वैसे ही ठंड शुरू हो गई है, आप ना कंबल और रजाई निकाल ही लो। हाँ माँ, आधी रात को अचानक ही ठंड लगने लगती है। हाँ तो नवंबर आ गया है ना, सर्दी तो लगेगी ही। आज यही काम करूंगी, सर्दियों के कपड़े कंबल रजाई सब निकाल कर सुखाने के लिए रख दूंगी। अब मेरा मुंह मत देखो, उठो यहाँ से। हाँ हाँ जा रहे हैं। तभी चित्रा पूरे कमरे में आरती दिखाने लगती है और दोनों जुड़वा बहनें कमरे से बाहर चली जाती हैं। समय बीतता है और बीतते समय के साथ सर्दियाँ भी बढ़ने लगती है। एक रोज अंजलि रात के समय घर आती है और आते ही सोफे पर सिकुड़ कर बैठ जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, अब आई है तो पहले मुंह हाथ धो ले। माँ मुझे ठंड लग रही है, आप ना जल्दी गर्मा गर्म खाना लगा दो। क्यों, तू पार्टी से खाकर नहीं आई क्या? अरे पार्टी में बस जूस और स्नैक ही थे, भला उससे किसी का पेट कैसे भरता? क्यों, मेरे लिए आज खाना नहीं बनाया क्या? बनाया है पर ठंडा हो गया है, रुक मैं गर्म करके लाती हूँ। अच्छा माँ, आपने रजाई निकाल दी ना? आज तो मैं रजाई में ही सोने वाली हूँ। हाँ निकाल तो दी है, लेकिन क्या माँ? कुछ नहीं, मैं खाना लेकर आती हूँ। तभी चित्रा रसोई की तरफ चली जाती है और कुछ देर में खाना खाने के बाद दोनों बहनें अपने कमरे में पहुँचती हैं और बिस्तर पर बिछी आधी रजाई को देखकर दोनों फट से बिस्तर की तरफ भागती है और मंजली पहले बेड पर जाकर रजाई को ओढ़ लेती है। बेचारी अंजलि बिना रजाई के बेड पर बैठ जाती है। क्या यार, माँ भी ना हमारी बचपन की रजाई को जवानी में हमें ओढ़ने के लिए दे रही है। ओए मुझे भी रजाई में घुसने देना। अरे ये रजाई जब पूरे बेड पर नहीं आ रही तो हम दोनों इसमें कहाँ से आ जाएंगे? तू कम्बल ले ले बहन। अरे कम्बल में रजाई जितनी गर्माहट नहीं होती है ना। देख, चादर की तरह हम रजाई भी खींचातानी करें, इससे तो अच्छा है कि हम में से कोई एक ही इसे ओढ़कर चैन की नींद सो जाए, जो कि मैं सोने वाली हूँ। अरे अरे ऐसे कैसे? ये रजाई हम दोनों की है, सोएंगे तो रजाई में एक साथ ही, वरना चद्दर और कंबल से काम चलाना पड़ेगा। ओ माना ये हमारी रजाई है, लेकिन अभी ये रजाई हम दोनों को समेट नहीं सकती ना। हम दोनों इसमें समा सकते हैं, इसीलिए फालतू की जिद मत कर। ठीक है, मर तू रजाई में, मैं माँ से नई रजाई खरीदने को कहूँगी। हाँ हाँ, तेरे कहने से जैसे घर में नई रजाई आएगी, है ना? तभी मंजली आराम से रजाई ओढ़कर सो जाती है तो वहीं अंजलि चादर ओढ़कर बेड के दूसरी तरफ सोती है और अगले दिन उठते ही अपनी माँ से घर में नई रजाई लाने की बात कहकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। चित्रा भी इस बात को जानती थी, इसीलिए वो नई रजाई के लिए उसे मना नहीं करती। कुछ दिनों बाद घर के काम से समय निकालकर नई रजाई बनवाने के लिए वो दुकान पर जाती है और दुकानदार से कहती है, भाई साहब ये डबल बेड की रजाई बनवानी है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल बना देंगे। बताइए, पुरानी रजाई देकर रजाई बनवानी है या सीधे नई रजाई चाहिए? पुरानी रजाई है तो सही, लेकिन वो थोड़ी छोटी है। अरे कोई नहीं, आप ले आइएगा, उसकी रुई निकाल के उसमें ज्यादा रुई मिलाकर डबल बेड की रजाई तैयार करके दे देंगे हम आपको। और हाँ, लेकिन ना कुछ पैसे एडवांस में देने पड़ेंगे आपको। अच्छा, वैसे खर्चा आएगा कितना? रजाई के साथ 100 और कवर भी अगर लेना है आपको तो पूरे 1200 रुपए के पड़ेंगे। ओहो, रजाई बनवाने भी कितना महंगा हो गया है। और वैसे भी सर्दियाँ शुरू होती नहीं है कि रजाई कंबल वालों के भी भाव बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कल पुरानी रजाई लेकर आती हूँ मैं। ठीक है बहन जी। तभी चित्रा वहाँ से चली जाती है
और अगले दिन पुरानी रजाई देकर नई बड़ी रजाई बनाने को कह देती है। ठीक 2 दिन बाद उसकी पड़ोसन विनीता अपने घर से कंबल लेकर आती है और चित्रा को टोकते हुए कहती है, अरे चित्रा, जरा अपनी छत पर मुझे कंबल तो सुखाने दे। क्यों विनीता, तेरी छत पर सूर्य देवता दर्शन नहीं देते क्या? अरे मेरी छत है ही कितनी सी, चारों दीवारों और तारों पर सर्दियों के कपड़े डाल दिए सूखने को, इसलिए तेरे यहाँ आई हूँ। ठीक है, मैं सुखा दूंगी। मेरे घर में भी अभी सब कंबल से ही काम चला रहे हैं। क्यों, रजाई खरीदने के पैसे नहीं बचे क्या? अरे दोनों बहनों के लिए नई नई रजाई बनवा रही हूँ। पुरानी वाली छोटी पड़ जाती है, दोनों आ नहीं पाते उसमें। वो बात कर ही रही थी कि तभी मंजली वहाँ आती है और विनीता के हाथ में कंबल को देखकर कहती है, अरे देखो, मैं माँ से रजाई के बारे में ही पूछने वाली थी। अभी आंटी, वैसे आप हमारी रजाई लेकर क्यों आई? अरे अंजलि बेटा, अपनी आँखों पर चश्मा लगा, ये रजाई नहीं कंबल है, वो भी तेरा नहीं मेरा। अच्छा, वैसे मैं मंजूली हूँ, अंजलि नहीं, कभी तो सही बोला करो। अरे अभी तुम जुड़वा बहनें एक जैसी दिखती हो तो मैं क्या करूँ? अरे विनीता बहन, क्या बातों में पड़ गई तुम भी। लाओ, मुझे कंबल दो और तुम जाओ। तभी विनीता चित्रा को कंबल पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 1 हफ्ते का समय बीतता है, लेकिन उनकी रजाई अभी तक बनकर नहीं आती। तो दोनों बहनें अपनी माँ को सुनाती हुई कहती हैं, माँ, आप ये बता दो कि ये सर्दियाँ निकल जाएंगी तब हमारी रजाई आएगी। हाँ माँ, कब तक कंबल से काम चलाएंगे हम? अरे मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो तुम दोनों? मैं कौन सा तुम्हारी रजाई ओढ़कर सर्दियाँ काट रही हूँ? अब जब तैयार ही नहीं हुई है तो रजाई तो मैं क्या करूँ? कुछ मत करो, कल हम दोनों ही जाकर उस रजाई वाले को सुनाएंगे और साथ ही रजाई लेकर आएंगे। क्यों मंजूली? हाँ अंजलि। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है तो अंजलि जाकर दरवाजा खोलती है। बाहर अपने सर पर एक भारी सी रजाई लिए खड़े आदमी को देखती है। ये लीजिए आपकी रजाई, मालिक ने इसी पते पे पहुंचाने के लिए कहा था। मंजूली, अपनी रजाई आ गई। उसकी आवाज सुनते ही मंजली और उसकी माँ वहाँ आती है और फर्श पर पड़ी रजाई को देखकर अंजलि के साथ साथ मंजली की आंखें भी चमक जाती है और फिर दोनों जुड़वा बहनें साथ में रजाई को उठाकर वहाँ से कमरे में ले जाती हैं और उस दिन दोनों रजाई में आराम से सोती हैं। आधी रात को जब चित्रा पानी पीने के लिए रसोई में जा रही थी तो नींद में रसोई की जगह अपनी बेटियों के कमरे में जाकर लाइट ऑन कर देती है तो देखती है कि आधी रजाई जमीन पर गिरी हुई है और दोनों बहनें आधी रजाई में ही सिमट कर सो रही हैं। ये नजारा देखकर चित्रा अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, बताओ, जब ऐसे ही सोना था तो पुरानी रजाई में क्या कमी थी? इन जुड़वा बहनों की रजाई बनवाकर तो मैंने पैसे बर्बाद कर दिए। मेघा सुबह सुबह घर का काम कर रही थी। तभी उसकी सास वंदना वहाँ आती है और रात का रखा बासी खाना खाने लगती है। ये देखकर मेघा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपको कितनी बार समझाया है मैंने कि बासी खाना मत खाया करो, और आप अपना पेट देख रही हो कितना बाहर निकल गया है। बहू, मैंने भी तुझे कितनी बार समझाया है कि ये डॉक्टराइन अपने क्लिनिक में ही बनाकर, मेरे आगे नहीं। ठीक है, लेकिन आपकी बहू तो हूँ ना मैं, तो आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? सुबह सुबह उठकर पहले गर्म पानी पीना चाहिए, और आपको मैंने जो योग बताया था वो आप करती हो? मेरी कमर में वैसे ही इतना दर्द रहता है और तू समय से पहले मुझे ऊपर भेजने की तैयारी कर रही है। आपके लिए ही बोलती हूँ मैं। योग करोगी तो फिर फिट रहोगी और 4 साल ज्यादा जियोगी, लेकिन आप कभी मेरी सुनती ही नहीं हो। अरे मैं आपके गहने थोड़ी मांग रही हूँ जो आप नहीं दे सकती हो। गहने ही मांग लेती तो वही ज्यादा अच्छा होता। अब मैं अपनी बहू के लिए रोज योग करूं? ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। रहने दे, जो होना ही नहीं है उसे बोलकर क्या फायदा। सही बोल रही हो आप, जो होना ही नहीं है उसे बोलकर फायदा ही क्या है। मैंने सारा काम कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ अपने क्लिनिक पर, ठीक है? मेघा इतना बोलकर क्लिनिक चली जाती है। वंदना घर पर अकेली ही थी कि तभी वहाँ उसकी पड़ोसन सरोज आती है और वंदना से कहती है, अरे वंदना, तेरी बहू कहाँ है? क्या कहा? अपने क्लिनिक ही होगी ना। इस समय में तो वो वहीं होती है। ये भी कोई पूछने वाली बात है भला? जब भी तेरे घर आओ तो तेरी बहू क्लिनिक ही होती है। अरे कभी आस पड़ोस वालों का भी इलाज होगा या नहीं? या हमें भी किसी दूसरे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा अपने इलाज के लिए? तेरा इलाज क्यों करवाना है? तू तो अच्छी खासी भली चंगी लग रही है। तुझे क्या हुआ? अरे क्या ही बताऊं, इतने दिन हो गए हैं, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। दवाई भी खाई लेकिन कोई असर ही नहीं होता।
तो सोचा तेरी बहू से ही दिखवा लूं क्या परेशानी है, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। अरे तो फिर पहले बताना चाहिए था ना। चल अभी चल उसके क्लिनिक। वंदना इतना बोलकर सरोज को अपनी बहू के क्लिनिक ले जाती है। वहाँ मेघा पहले किसी दूसरे मरीज का इलाज कर रही थी, लेकिन वंदना के बोलने पर वो उस पेशेंट को छोड़कर सरोज का इलाज करने लगती है। सरोज का चेकअप करने के बाद मेघा उससे कहती है, आंटी जी, जब आपकी तबीयत इतने समय से खराब ही थी तो आप अब तक आई क्यों नहीं? आपको पता भी है टाइफाइड के लक्षण हैं आपको, ज्यादा परेशानी भी बढ़ सकती थी। आपकी इतनी लापरवाही क्यों? लो अब तेरी बहू के क्लिनिक क्या आई। डॉक्टर का तो काम ही यही होता है कि थोड़ी सी तकलीफ को बड़ा चढ़ा कर बोलना। तेरी बहू भी यही कर रही है। अरे बहू कम से कम तू तो सच बोलना, तेरी सास जैसी ही हूँ मैं। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। ये रही आपकी दवाई और मेरी फीस हो गई है 200 रुपए। बहू अब क्या तू अपने जान पहचान वालों से भी पैसे लेगी? क्लिनिक दूसरों के लिए खोला है ना। माँ जी, क्लिनिक दूसरों के लिए नहीं बल्कि मैंने लोगों के इलाज के लिए खोला है, और इलाज करने में थोड़े बहुत तो पैसे लगते ही है ना। दवाई का खर्चा क्या अब हम खुद ही उठाएंगे? अरे वंदना, तेरी बहू का क्लिनिक है ये सोचकर यहाँ आई थी मैं तो। सोचा नहीं था तेरी बहू मेरी बहू जैसी ही है, लेकिन ये पैसों को लेकर कितना चिकचिक कर रही है। इससे अच्छा तो होता मैं कहीं और ही चली जाती। अरे सरोज, तू भी क्या किस बात को लेकर बैठ रही है? ऐसा कुछ नहीं है, बहू तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अब क्या तुझसे भी फीस लेगी? नहीं ना, अपने लोगों से क्या कोई पैसे लेते हैं? नहीं ना बहू। माँ जी, लेकिन जरा सोचिए ना, मैं पहले से ही किसी का चेकअप कर रही थी, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है अब। बहू अब तो फ्री हो गई है ना तू, तो जाकर अब इलाज कर ले। मैं यहीं बैठी हूँ। और हाँ, किसी को बोलकर मेरे लिए समोसे भी मंगवा दियो। जल्दी मैं आ गई ना, कुछ खाया भी नहीं है। माँ जी, ये क्लिनिक है, कोई होटल नहीं। आपको जो खाना है बाहर ही खाना, यहाँ दवाई मिलती है। हाँ क्लिनिक है और मेरी बहू का क्लिनिक है, इसलिए सब मुझे अच्छे से पता है। तू मत बता। मेरे लिए भी कुछ मंगवा दियो। अब यहाँ ही बैठना है कुछ देर, तो कुछ खा पी लूँ। और कुछ दिनों बाद वंदना अपने साथ अपनी सहेली कांता को लेकर अपनी बहू के क्लिनिक पर आती है और दोनों को देखकर मेघा कहती है, माँ जी, ये कौन है आपके साथ? ये मेरी सहेली है। इसको जरा कमजोरी लग रही थी तो मैंने सोचा एक बार तुझे दिखा दूं। मेरी बहू का ही क्लिनिक है तो यहाँ मुझे पूछकर थोड़ी आना पड़ेगा। माँ जी, आपकी बात सही है, आपको यहाँ पूछ के आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप कम से कम बता तो सकती है ना। अब मैं पहले से उन लोगों का चेकअप करूँ जो यहाँ इतनी देर से हैं, या इनका करूँ? अरे वंदना, तेरी बहू तो बहुत ही नकचड़ी है। मैं यहाँ अपना चेकअप ही तो करवाने आई हूँ, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात हो गई? अब बताओ, भला क्लिनिक में लोग इलाज के लिए ही तो आते हैं ना। इसकी तो आदत ही है, हमेशा ऐसे गुस्से में रहती है। थक जाती है ना पूरे दिन यहाँ काम कर करके। माँ जी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में चेक कर लूंगी इन्हें, अभी बहुत लोग आए हुए हैं। तेरी बहू की ये सब ठाट देखने से अच्छा है तो मैं घर पर सेब ही खा लेती। सेब खाने से क्या हो जाता? और इस बात में सेब कहाँ से आ गया? अरे वो कहावत है ना, दिन में एक सेब खाने से डॉक्टर दूर भाग जाते हैं, इसीलिए। आंटी जी, सेब खाने से डॉक्टर दूर नहीं भागते बल्कि आपकी बीमारी दूर भागती है, और अब बीमारी ही नहीं होगी तो डॉक्टर के पास आने से क्या ही फायदा होगा। ये है इस कहावत का मतलब। चल चल बातें बंद कर और जल्दी से इलाज कर। हम दोनों को यहाँ से चाट पापड़ी भी खाने जाना है। परहेज तो करने नहीं होते हैं और बार बार मेरे क्लिनिक लेकर आ जाते हो आप सबको। हाँ तो जब मेरी बहू का ही क्लिनिक है तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है, यहीं आऊंगी ना। अब तो सच में ही यही लगने लगा है कि ये क्लिनिक इनका ही है। जब देखो आए दिन किसी ना किसी को लेकर आ जाती है। कुछ हो भी चेक करो, ना हो तो भी चेक करो, और कभी कभी तो क्लिनिक को होटल ही बना देती है। ना जाने क्या क्या मंगवा कर खाती रहती है। अब तो बहुत ही हो गया है। अपनी सास का रोज रोज का ड्रामा देखकर मेघा बहुत तंग आ चुकी थी और इन सब बातों को जड़ से खत्म करने के लिए सोचने लगती है। कुछ दिनों बाद मेघा घर पर ही रहने लगती है और कई दिनों तक वो ऐसा ही करती है। कुछ ज्यादा ही दिन हो जाते हैं तो एक दिन मेघा का पति विशाल और वंदना उसके पास आते हैं और विशाल कहता है, क्या हुआ मेघा, काफी दिन हो गए हैं, तुम अपने क्लिनिक नहीं गई, सब ठीक तो है ना? मैं सोच रही हूँ कि क्लिनिक बंद ही कर दूं। क्या क्लिनिक बंद कर दूं? लेकिन क्यों बहू, ऐसा भी क्या हो गया जो अब तुझे अचानक ही क्लिनिक बंद करने का सूझा? अभी कुछ दिनों पहले ही तो तेरे क्लिनिक गई थी, मरीज आते रहते थे, फिर क्यों बंद कर रही है? क्या हो गया ऐसा?
तुम क्लिनिक को लेकर इतना खुश थी, लेकिन अब अचानक से बंद क्यों करना है? किसी ने कुछ बोला है तो मुझे बताओ, मैं बात करता हूँ उससे। तुम क्यों अपना क्लिनिक बंद करोगी? माँ जी की वजह से मुझे क्लिनिक बंद करना है। आए दिन किसी न किसी को लेकर आ जाती हैं। इलाज करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ हो चाहे ना हो तब भी इलाज करना ही पड़ता है। बहू, मैं तो तेरे पास मरीज ही लेकर आती थी, मुझे क्या पता था मुझे इतना बुरा लग जाएगा। माँ जी, बुरा लगने वाली बात नहीं है, वो मेरा क्लिनिक है। आप अपनी सहेली पड़ोसन के साथ आकर वहाँ गप्पे लड़ाती हो, ये कोई ठीक लगता है? माँ, मेघा सही बोल रही है। मेघा की बात सुनकर वंदना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर आगे से कभी बिना किसी काम के अपनी बहू के क्लिनिक जाना बंद कर देती है। माया अपनी दोस्त नेहा के साथ हिमाचल की पहाड़ियों में घूमने गई थी। सर्द मौसम में दोनों अपनी ट्रिप का लुत्फ उठा रही थीं। तभी माया कहती है, यार, घूमना फिरना तो चल ही रहा है, चल कहीं रुककर गरम गरम चाय की चुस्की लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वहाँ देख, वहाँ पर एक टपरी टाइप का कुछ दिख रहा है, वहीं चलते हैं। दोनों सहेलियां फटाफट से चाय की टपरी के पास जाती हैं, जो असल में टपरी नहीं बल्कि एक छोटा सा ढाबा था, जिस पर लिखा था जायका मटके का। ये नाम पढ़कर माया को बड़ा अच्छा लगता है और वो दुकान में खड़ी एक आंटी जो चाय बना रही थी उससे कहती है, सुनिए आंटी जी, 2 बढ़िया गरम गरम चाय दे दो। हाँ बेटा, बैठो, अभी देती हूँ। वैसे आंटी जी, आपने अपने ढाबे का नाम जायका मटके का क्यों रखा है? बेटा, क्योंकि हमारे यहाँ मिलने वाली चीजों को हम मटके में पकाते हैं, जैसे मटका मैगी, मटका राजमा चावल और भी कई चीजें हैं। क्या सच में? फिर तो आंटी 2 मटका मैगी भी खिला दो। और क्या मैं इसे बनते हुए भी देख सकती हूँ? हाँ बेटा, जरूर। इतना कहकर आंटी मैगी बनाना शुरू करती है और माया अपनी आंखों के सामने मटके में मैगी को बनता देखती है। जिसके बाद आंटी गरम गरम मैगी नेहा और माया को सर्व करती हैं और मैगी खाते ही माया कहती है, ओह, मजा ही आ गया। आज से पहले मैंने मैगी बहुत बार खाई, पर इस मटके वाली मैगी की तो बात ही कुछ और है। और इसमें जो मिट्टी की खुशबू और स्वाद आ रहा है, वो तो परम सुख का आनंद दे रहा है। ऐसे ही अपनी मैगी और चाय का मजा लेकर दोनों सहेलियां वहां से चल देती हैं। कुछ दिनों में अपना ट्रिप खत्म होने के बाद नेहा और माया वापस से अपने घर आ जाती हैं। वक्त गुजरता जाता है। माया की शादी अर्जुन नाम के लड़के से हो जाती है। ऐसे ही एक दिन माया अपनी सास अनु के साथ मार्केट में कुछ सामान ले रही थी। तभी उसकी नजर कुम्हार की दुकान के बाहर रखे मटकों पर जाती है और वो वहाँ जाकर दुकानदार से कहती है, सुनिए अंकल, ये मटका कितने का है? बेटा 150 रुपए का है। अच्छा, मुझे इसमें दाल, कड़ी, राजमा, मैगी जैसी चीजें बनानी है, बन जाएंगी ना? हाँ बेटा, ये वाले मटकी खास इसीलिए बनाए गए हैं, बस धीमी आंच पर बनाना क्योंकि मिट्टी का है ना। जी जी, दे दो आप मुझे। इतना कहकर माया मटका खरीद लेती है और दोनों सास बहू घर आ जाती हैं और घर आकर अनु माया से कहती है, बहू, हमारे रसोई में फ्रिज है तो फिर ये मटका किस लिए लाई है? माँ जी, इसमें मैं आपको खाना बनाकर खिलाऊंगी। बेटा, कैसा मजाक कर रही है? भला मटके में भी कोई खाना बनाता है? हाँ माँ जी, आप देखना अब आपकी बहू कैसे आपकी रसोई को मटके वाली रसोई बनाती है। अब आप शाम का खाना खाकर देखना। ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे। इतना कहकर अनु वहाँ से चली जाती है। वहीं माया भी कुछ देर आराम करने के बाद शाम के खाने की तैयारी में लग जाती है और काफी मेहनत करने के बाद माया मटके वाले राजमा चावल बना लेती है। जिसके बाद सभी लोग साथ में डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं और खाने की खुशबू सूंघकर अर्जुन कहता है, क्या बात है माया, आज खाने में क्या बनाया है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज मैंने मटके वाले राजमा चावल बनाए हैं आप दोनों के लिए। ओह वाह, क्या बात है। तो चलो जल्दी से परोस दो। जी जी, अभी देती हूँ। इतना कहकर माया फटाफट से अर्जुन और अनु को मटके में बने राजमा चावल परोस देती है और उनका स्वाद चखकर अनु कहती है, क्या बात है बहू, सच में मजा आ गया। आज तक मैंने ना काफी सुना था मटका डिश के बारे में, लेकिन आज जब पहली बार खाया है तो सच में मजा आ गया खाकर। हाँ बहू, सच में इस मिट्टी की खुशबू में ना अपने बचपन की याद आ रही है। तू भी बैठकर खाना खा बहू। अपने बने खाने का मजा खुद भी लो, बहुत अच्छे बने ये मटके वाले राजमा चावल।
हाँ जी, जैसा आप कहो। इतना कहकर माया सभी के साथ बैठकर डिनर का मजा लेती है। वक्त गुजरता जाता है। अब माया ज्यादातर खाना मटके में ही बनाया करती थी। साथ ही उसने अपनी रसोई में बहुत सारे मिट्टी के बर्तन जैसे कि मिट्टी का तवा, मिट्टी के कूजे, मिट्टी के गिलास आदि जैसी कई चीजें शामिल कर ली थी। ऐसे ही एक दिन अर्जुन माया से कहता है, माया सुनो। जी हाँ जी, कहिए क्या हुआ? माया, कल मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त आ रहे हैं खाने पर। हाँ जी, तो क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम सबके लिए ना मटका रसोई में जाकर बढ़िया बढ़िया सा खाना बना देना बस। जी जी बिल्कुल। आपको पता है मैंने ना मटका रोटी भी बनाना सीख लिया है। आप आने दो अपने दोस्तों को, देखना एकदम बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है माया, चलो अभी मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर अर्जुन अपना ऑफिस का बैग उठाकर घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही अगले दिन माया अर्जुन के दोस्त के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। इस बार वो मटका कड़ी कचौड़ी, मटका मैगी, मटका दम बिरयानी, मटका सेवइयाँ, साथ ही मटका रोटी भी बनाती है। शाम को जैसे ही अर्जुन के सभी दोस्त डिनर के लिए घर आते हैं तो माया डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए मिट्टी के बर्तन सजा देती है और बहुत ही प्यार से सभी को खाना सर्व करती है। खाने का स्वाद चख कर अर्जुन की दोस्त मलिका कहती है, ओ माय गॉड, क्या स्वाद है इसका। इतना अच्छा खाना आज तक कभी नहीं चखा। कौन से होटल से मंगवाया है ये सब? अरे नहीं बेटा, किसी भी होटल से नहीं मंगवाया है, बल्कि मेरी बहू के मटके वाली रसोई में बना है। जी मतलब क्या? मैं समझी नहीं। माँ जी के कहने का मतलब है कि खाना बाहर से नहीं मंगवाया, बल्कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, वो भी मिट्टी के मटके में। यहाँ तक कि ये जो आप रोटी खा रहे हैं, इसे भी मैंने मिट्टी के मटके पर ही बनाया है, तभी ये इतनी पतली और मुलायम है। सच में मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है। और हाँ, खाना सच में बहुत अच्छा बना है। और ये जो आपने मिट्टी के बर्तन का यूज किया है ना, उससे तो खाने का नजारा और जायका और भी बढ़ गया है। शुक्रिया। आजकल हम बिजी शेड्यूल की वजह से फास्ट फूड और रेडी टू मेक फूड के आदी हो गए हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी मिट्टी और अपने ट्रेडिशनल फूड से दूर हो रहे हैं। इसीलिए मैंने खुद को अपनी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए और सबको मिट्टी की खुशबू याद दिलाने के लिए अपनी रसोई को मटके वाली रसोई बना दिया और बस मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना और खाना बनाना शुरू कर दिया। अमेजिंग। खाने से भी अच्छी आपकी सोच है अर्जुन। यू आर सो लकी, इतनी अच्छी वाइफ मिली है। वैसे माया, अगर थोड़ा खाना बचा है ना तो पैक कर देना प्लीज। जी क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। इतना कहकर माया मलिका के लिए बचा हुआ खाना पैक कर देती है और कुछ देर बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। वक्त गुजरता जाता है। माया के हाथ का बना मटके वाला खाना और उसकी मटके वाली रसोई आसपास के लोगों में भी काफी मशहूर हो जाती है। ऐसे ही एक दिन अनु और अर्जुन माया के पास आते हैं और कहते हैं, बहू बेटा, तेरी मटके वाली रसोई का खाना हर तरफ चर्चे में है। आसपास की कई औरतें और बहुएं मटके वाला खाना बनाना सीखना चाह रही है। तो इसलिए मैंने और माँ ने सोचा है, क्यों ना तुम अपने मटके वाली बहू के नाम से कुकिंग क्लास देना शुरू कर दो। वैसे भी इस कला को विकसित करना चाहिए। जी अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे ये सब करने में बहुत खुशी होगी। तो फिर ठीक है माया, मैं तुम्हारी कुकिंग क्लास खोलने की तैयारी करता हूँ। और मैं भी सबको इस बारे में बता देती हूँ, ताकि जिसे जिसे सीखने के लिए आना है वो अपना नाम लिखवा दे। इतना कहकर अनु और अर्जुन वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में माया मटके वाली बहू के नाम से अपनी कुकिंग क्लास देना शुरू कर देती है, जहाँ वो सभी को मटके में खाना बनाना सिखाती है। साथ ही अपनी मटके वाली बहू की रसोई से हर घर में मिट्टी की खुशबू और स्वाद का जायका पहुँचाती है। रात के 2 बज रहे थे। वर्षा गहरी नींद में थी। तभी वो सपना देखती है कि उसके घर वाले उसके जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। बौखलाई हुई वर्षा एकदम से उठती है और चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी शादी। अरे ये शादी नहीं, उम्र कैद है और मुझे कैद में नहीं रहना है। मुझे जाने दो। अरे मम्मी पापा छोड़ो, नहीं करनी शादी। आपकी बेटी ससुराल नहीं जाएगी। इतना कहकर वर्षा नींद में मंडप से भाग रही थी, पर हकीकत में वो बेड से नीचे गिर जाती है और तभी उसकी आंख खुलती है और वो खुद से कहती है, ओ भाई साहब, क्या बुरा से भी बुरा सपना था। मेरे घर वाले मुझे सपने में भी चैन नहीं लेने दे रहे हैं। अपनी बेटी की विदाई में लगे हैं।
पर नहीं वर्षा, ससुराल नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी। इतना कहकर वर्षा वापस से सो जाती है। वर्षा एक बहुत ही बेबाक सी लड़की थी जिसे हमेशा से ही सभी से घुलना मिलना पसंद था। उसकी माँ रीमा और पिता माधव अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश रहे थे, पर वर्षा हर किसी लड़के को ना कह देती। ऐसे ही एक सुबह नाश्ते की टेबल पर गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज क्या बनाया है नाश्ते में? वही बेटा जो तुझे पसंद है, आलू के पराठे। अरे वाह, मजा आ गया। बेटा एक लड़के का रिश्ता आया है। किसके लिए? माँ के लिए आया है क्या पापा? हट बेहया, कैसा मजाक करती है। बेटा तेरे लिए आया है। एक बार मिल ले बेटा, बहुत भले लोग हैं, लड़का बहुत हैंडसम भी है। माँ पापा, मैंने आपसे कहा है ना, मुझे अभी नहीं करनी है शादी। देखो, आप लोग मुझे गलत मत समझो, मैं जानती हूँ शादी करना भी जरूरी है, पर अभी मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती हूँ कि मैं शादी की जिम्मेदारी उठा सकूँ। पर बेटा तेरी उम्र भी तो बढ़ रही है, उसका भी ख्याल कर ले। माँ, नहीं करनी मुझे शादी, नहीं जाना ससुराल, जबरदस्ती है क्या? अरे तो फिर बेटी ससुराल कब जाएगी? जब जाना होगा तब चली जाऊंगी, पर अभी नहीं जाऊंगी। इतना कहकर वर्षा आराम से अपना नाश्ता करने लगती है। वक्त गुजरता है पर वर्षा को कोई लड़का पसंद नहीं आता। ऐसे ही एक दिन वर्षा अपने माता पिता के साथ अपने मोहल्ले की एक शादी में जाती है, जहां उन्हें पड़ोस की सरला आंटी अपनी बेटी नीलम के साथ मिलती है। नीलम की अभी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। तभी सरला रीमा से कहती है, कैसी हो रीमा बहन? जी मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताओ। हाँ हाँ बढ़िया। अरे तुम्हारी बेटी अभी भी कुंवारी है? जी जी देख रहे हैं लड़का इसके लिए। हाँ हाँ कर दो हाथ पीले इसके। वैसे भी लड़की ज्यादा उम्र में बिहाई जाए तो कुछ अच्छा नहीं है, समय रहते ही शादी हो जानी चाहिए। मेरी नीलम को ही देख लो, कितनी खुश है। जी जी दिख रहा है, हम भी देख रहे हैं, बस बिटिया को पसंद आ जाए तो ठीक है। अरे सब अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे लड़की को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। अरे मैं तो कहती हूँ एक बार अच्छे से पूछताछ तो कर लो अपनी बेटी से, कहीं इसे लड़कियाँ तो पसंद नहीं हैं। सरला की बातें सुनकर वर्षा को गुस्सा आता है और वो कहती है, वाह वाह आंटी जी, क्या बढ़िया ख्याल है आपके। कौन से स्कूल से पढ़कर आई हैं ये ज्ञान की बातें? अरे आपके जैसे विचार तो मेरे कॉलेज का चपरासी भी नहीं रखता है। अरे अगर एक लड़की शादी नहीं करना चाहती है तो इसका मतलब है कि उसे लड़के नहीं लड़कियां पसंद है। वाह क्या खूब है आंटी, मेरा अच्छा बुरा सोचने के लिए मेरे माँ बाप हैं। आप इतना जोर मत लो अपनी छोटी सोच पर। इतना कहकर वर्षा गुस्से में पार्टी से चली जाती है और चलते चलते वो रोड पर काफी आगे निकल जाती है और गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। अरे जब नहीं जाना बेटी को ससुराल, पता नहीं सब लोगों के पेट में क्या दर्द है। शादी नहीं होगी, पता नहीं कौन सा गोल्ड मेडल हो गया, जो नहीं मिला ना तो जिंदगी अधूरी हो जानी है। वर्षा इतना सब बोल ही रही थी कि तभी उसके पीछे से गौरव नाम का लड़का आकर कहता है, अरे लोगों का काम होता है बोलना, उनको कहने दो, दुनिया के मुताबिक थोड़ी जिंदगी जी जाती है। वही तो, फिर क्यों क्यों क्यों? एक मिनट, तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों सलाह दे रहे हो? मेरा नाम गौरव है और मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ कि लोगों का काम होता है बोलना, लेकिन हमें करना वही चाहिए जो हमारा दिल कहे। वैसे अच्छा लगा, मुझे पहली बार किसी ने मेरी बात को समझा है और पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। अरे कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, रात काफी हो गई है, ऐसे अकेले घूमना सही नहीं है आपके लिए। इतना कहकर गौरव पास में खड़ी हुई अपनी बाइक लेकर वर्षा के पास आता है और वर्षा गौरव के साथ बाइक पर बैठ जाती है। गौरव उसे घर छोड़ देता है। रास्ते भर हुई बातों से दोनों की दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। हर कोई वर्षा की शादी करवाने के लिए नहा धोकर उसके पीछे पड़ा था। वहीं रीमा और माधव भी उसे प्यार से समझा समझा कर थक गए थे। ऐसे ही एक सुबह रीमा वर्षा से कहती है, देख बेटा अब बस बहुत हो गया। अरे मैं और तेरे पापा थक गए हैं लोगों को जवाब दे देकर। हर किसी का यही सवाल है, बेटी ससुराल कब जाएगी? हाँ बेटा, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते और हम सोचते थे कि तेरा बचपना है, मान जाओगी, लेकिन नहीं, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। तुम्हें अगर खुद से कोई पसंद आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मर्जी के लड़के से तुम्हारी शादी करवा देंगे। अब हमारी बेटी ससुराल जाएगी। इतना कहकर माधव और रीमा वहाँ से चले जाते हैं
और बेचारी वर्षा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और खुद से कहती है, अरे यार, ये शादी का लड्डू तो गले में अटकी हुई हड्डी बन गया है। ना निगलने बन रही है, ना उगलते बन रही है। क्या करूं? हेलो गौरव, कहाँ हो? मुझे अभी मिलना है। रोज कैफे आ जाओ। कुछ देर बाद वर्षा रेडी होकर गौरव से मिलने के लिए रोज कैफे में जाती है और कहती है, गौरव, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यार, क्या करूं? यार घर वाले भी ना अब परेशान हो गए हैं। उनका भी यही सवाल है, बेटी ससुराल कब जाएगी? तो चली जाओ ना ससुराल। यार तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे ना लगता ही नहीं है, फील ही नहीं होता है कि मैं शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी को उठा सकती हूँ। कितना कुछ होता है, मुझसे खुद को तो संभाला नहीं जाता है, ये सब कैसे करूँगी? ये बस एक सोच है वर्षा, वास्तव में ना ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम एक समझदार लड़की हो और जब जिम्मेदारी हम पर आएगी तभी तो हम जिम्मेदारी को संभालने के लायक होंगे। गौरव के समझाने के बाद वर्षा घर आती है और आखिरकार शादी के लिए हाँ कर देती है। ये बात सुनकर रीमा और माधव भी खुश थे और अगले दिन ही माधव और रीमा की पसंद का लड़का, जो कि कोई और नहीं बल्कि गौरव था, वर्षा को देखने उसके घर आकर कहता है, हैरान हो गई मुझे देखकर? अरे ये सब मेरा और अंकल जी का प्लान था। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जिनको तुमने रिजेक्ट किया था। वर्षा, शादी की जिम्मेदारी बस अकेले पत्नी की नहीं होती, पति का भी उसमें साझेदारी का हक होता है, इसलिए तुम घबराओ मत। हाँ बेटा, गौरव एक बहुत भला लड़का है। बेटा, मैंने शादी की तभी तो तू है, ये घर है, हमारा परिवार है। बेटा, जिन जिम्मेदारियों से तू बच रही है ये तो तुझे निभानी ही है, तभी तो तू काबिल बन पाएगी। समझ गई हूँ। सब अब बस भी करो, कितना पाठ पढ़ाओगे मुझे? अरे जाऊंगी अब मैं अपने ससुराल, वो भी गौरव के साथ। माँ पापा, मुझे लड़का पसंद है, जाओ दे दो सबको जवाब कि आपकी बेटी ससुराल जा रही है, वो भी बहुत जल्दी। वर्षा की बात सुनकर सभी घर वाले खुश हो जाते हैं, साथ ही मुंह मीठा करवाकर गौरव और वर्षा का रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ दिनों बाद बड़ी ही धूमधाम से वर्षा और गौरव की शादी होती है, जिसके बाद अपनी डोली वाली कार के शीशे के पीछे की तरफ से देखते हुए वर्षा कहती है, हाँ तो फिर अब तो मिल गया ना जवाब सबको, बेटी ससुराल कब जाएगी। तो चलो फिर अब कोई भी मेरे माँ पापा से कुछ सवाल नहीं पूछेगा। बाय बाय मेरे प्यारो। अमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर घूमने आया होता है, लेकिन घूमने के नाम पर वो तो बस अपनी गर्लफ्रेंड संगीता के पीछे पीछे घूमकर उसे मना ही रहा होता है। अमन संगीता से बोलता है, क्या यार संगीता, रुक तो जाओ, एक बार मेरी बात तो सुनो। अरे क्यों भागे जा रही हो? अरे रुको तो तुम। अच्छा, अब मैं भाग रही हूँ, अब तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है। तुम ना ही मुझसे शादी कर रहे हो, ना ही अपनी माँ से मुझे मिलवा रहे हो। आखिर चाहते क्या हो? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन तुम ऐसे भागोगी तो कुछ भी नहीं होने वाला है, कम से कम बैठकर बात कर लो। बात कर रही हूँ तुम्हारे साथ, यही बहुत है तुम्हारे लिए। और तुम हो कि शादी के लिए जब तक हाँ नहीं करते तब तक मैं नहीं मानूंगी। अब तुम्हें मुझे मनाना है शादी के लिए तो हाँ करनी पड़ेगी ना। अच्छा ठीक है, मैं शादी के लिए मान गया हूँ, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा, लेकिन अब तो रुक जाओ। अच्छा तुम्हें ये लग रहा है ना मैं झूठ कह रहा हूँ? एक काम करो, तुम चलो मेरी माँ के पास, उनसे मिलवा देता हूँ तुमको। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? अरे यार विश्वास तो करो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले तुम्हारे घर चलते हैं, तुम कोई अच्छे से कपड़े पहन लेना, फिर वहाँ से तुम मेरे साथ मेरे घर चलना, मैं तुम्हें माँ से मिलवा दूंगा। ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मान लेती हूँ, लेकिन अपनी माँ से मिलवा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी माँ के आगे उन्हें मनाने की जरा भी कोशिश ना करो। मनाना भी तुम्हारा ही काम है। संगीता अमन की बात मान लेती है और अपने घर जाकर अच्छे से तैयार हो जाती है। वहाँ से अमन आकर संगीता को अपने घर के लिए ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब दोनों अमन के घर जाते हैं तो वहाँ अमन की माँ नीलम दोनों को एक साथ देखकर बोलती है, बेटा ये कौन है? तेरे दफ्तर में ही काम करती है क्या? माँ ये संगीता है, मेरी गर्लफ्रेंड, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन इतनी उम्र होने के बाद भी आप मेरी शादी पता नहीं क्यों नहीं करवाना चाहती हो। मैंने कई बार ऐसे मजाक में ये बात कह चुका हूँ, लेकिन आप हो कि मानती ही नहीं हो, और ये सारी बातें संगीता मानती नहीं है, इसलिए मैं संगीता को यहाँ ले आया। आपको शायद संगीता अच्छी लग जाए और आप मान जाओ शादी के लिए। नमस्ते आंटी जी। बेटा मैं तेरी शादी नहीं करवा सकती हूँ, इसलिए ही अब तक इतने सारे रिश्ते आने के बाद भी मैंने मना कर दिया। लेकिन आंटी क्यों नहीं करवा सकती हो? अगर आपको ये डर है कि आपकी बहू आएगी,
वो आपके बेटे को आपसे दूर कर देगी, तो आप निश्चित रहिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बस शादी के लिए हाँ कर दो। नहीं बेटा, ये बात नहीं है, बात कुछ और ही है। तुम लोग नए जमाने के हो, तुम मेरी बातों को समझोगे ही नहीं, इसलिए अब तक ये बातें मैंने किसी को नहीं बताई है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। लेकिन माँ, लेकिन क्या? आपको संगीता अच्छी भी लग रही है और आप फिर मना भी कर रही हो। कम से कम हमें पता तो होना चाहिए ना, आपके मना करने का कारण क्या है? बताओ ना माँ, क्या बात है? हाँ आंटी जी बताओ ना, आखिर बात क्या है? आप शादी के लिए मना क्यों कर रही हैं? तुम दोनों इतना पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। अमन जब छोटा था तो उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। हर जगह मैंने दिखा दिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर बाद में एक ज्ञानी पंडित थे, उन्होंने अमन की तबीयत ठीक की थी। उन्होंने ही बताया था कि अगर अमन की शादी की तो शादी के बाद उस पर ये खतरा वापस आ सकता है। अमन ने जैसे ही 7वां फेरा लिया तो वापस संकट आ जाएगा, इसलिए मैं शादी नहीं कर रही हूँ अमन की। माँ, ये सब कुछ नहीं होता है। उन्होंने कुछ भी बोल दिया और आपने सच मान लिया। अगर उनके पास इतनी शक्तियाँ हैं तो लोग डॉक्टर की पढ़ाई क्यों करते हैं, क्यों बनते हैं डॉक्टर? मुझे पता था तुम लोग मेरी बातों को ऐसे मजाक बनाओगे, लेकिन सच है ये। और मैं अपने अमन की जिंदगी को कोई खतरा नहीं ला सकती और अमन की शादी नहीं हो सकती है। आपका मतलब ये कि अमन की शादी 6 फेरों की होगी, 7वें फेरा लेते ही प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, मुझे पंडित की बोली हुई हर बात पर यकीन है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। और 6 फेरों की शादी भी कोई शादी थोड़ी ना होती है, इसलिए मैंने आज तक अमन की शादी नहीं करवाई और ना ही आगे करवाऊंगी अमन की शादी। अब तो तुम दोनों को समझ आ गया होगा ना। माँ जी शायद सही बोल रही हैं। अगर वो पंडित जी अमन की तबीयत ठीक कर सकते हैं तो उनकी बात सच भी हो सकती है। हमें शादी नहीं करनी चाहिए। अमन, ये बात अब तुम भी समझ जाओ। संगीता, तुम्हें तो माँ को समझाना चाहिए, लेकिन तुम भी माँ की बातों में आ गई। मैं नहीं मानता ये बात। और हाँ, तुम भी माँ को समझाओ, ना कि उनकी बकवास बातों में आओ। मैं जा रही हूँ। संगीता वहाँ से इतना बोलकर जाने लगती है और अमन उसके पीछे जाकर उसे रोकते हुए बोलता है, संगीता, अब तक तो तुम्हें शादी करनी थी और अब अंधविश्वास में आकर ये बातें सुनकर तुम मना कर रही हो। तुम पीछे कैसे हट सकती हो? तुम अगर पीछे हट गई तो मैं माँ को कैसे समझाऊंगा? समझाना ही नहीं है। देखो, अगर हम माँ जी की बात को नहीं मानते तो उन्हें बुरा लगता, लेकिन मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए हम दोनों शादी तो करेंगे, लेकिन माँ जी को केवल इतना ही बताएंगे कि हमने बस 6 फेरों की शादी की है, जिससे उन्हें भी संतुष्टि हो जाएगी और हमारी शादी भी हो जाए। संगीता की बात सुनकर अमन को भी सारी बात सही लगती है और वो मान जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और अमन संगीता को घर लेकर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, हम दोनों ने शादी कर ली है, आप हमें आशीर्वाद नहीं दोगी क्या? तुम दोनों ने क्या किया? मैंने तुम दोनों को सब बता दिया था, लेकिन फिर भी क्यों की? और संगीता बेटा, तू तो समझदार है ना, फिर क्यों अमन की बात तूने सुन ली? हे भगवान, अमन के सारे संकट मुझे दे दो। माँ जी, अब परेशान मत हो। आपने बोला था ना, अगर अमन के 7 फेरे होते हैं तो खतरा होगा, लेकिन हमने केवल 6 फेरों वाली शादी की है और अब तो खतरा भी नहीं होगा ना। लेकिन 6 फेरों की शादी भी भला कोई शादी होती है? 7 फेरों की शादी को शादी माना जाता है। ये क्या किया तुम दोनों ने? ये सब करने से पहले मुझे बताना या पूछना तुम दोनों को जरूरी नहीं लगा? माँ जी, आपकी बात सही है, लेकिन आप हमारी बात भी तो समझो। अब देखो, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं और शादी तो शादी है ना, 6 फेरों की हो या 7 फेरों की हो, बात तो एक ही है ना। अरे पागल लड़की, शादी कोई मजाक नहीं होता है। पूरे रीति रिवाज रस्मों के साथ 7 फेरों के साथ ही शादी पूरी होती है। ये क्या है 6 फेरों की शादी? शादी थोड़ी होती है, मजाक है क्या ये सब? माँ, आप क्यों इतनी चिंतित हो रही हो? पहले तो 7 फेरों वाली शादी से मना था ना, लेकिन हमने तो 6 फेरों वाली शादी की है, तो आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? हे भगवान, ये 6 फेरों की शादी का मैं क्या करूं? नाक कटवा दी मेरी तुम दोनों ने, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अब तो लोगों को पता चलेगा तो वो भी मजाक बनाएंगे कि 6 फेरों वाली शादी हुई है मेरे बेटे की। माँ जी, ना ही आप किसी को कुछ बताने जा रही हो और ना ही हम बताने जा रहे हैं, तो दुनिया के बारे में सोचना ही क्या, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं होगा। आप हमारी 6 फेरों की शादी को मान लो। ऐसे कैसे मान लूं? 6 फेरों की शादी भी कोई शादी होती है भला? जो इतने समय से रिवाज है वो क्या है? नीलम की बात का कोई जवाब दिए बिना ही दोनों कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद संगीता अमन से बोलती है,
माँ जी को ऐसे देख कितना बुरा लग रहा था। अगर हम उन्हें बता देते कि ये 6 नहीं 7 फेरों की शादी हुई है तो उन्हें और भी दुख होता, और 6 फेरों की शादी सुनकर अब भी दुख हो रहा है। लेकिन ये दुखी ठीक है, कम से कम 6 फेरों वाली शादी तो है। माँ कुछ ही दिनों में 6 फेरों वाली शादी को मान लेंगी। हाँ, माँ जी के लिए हमारी 6 फेरों की शादी ही सही है, क्योंकि उन्हें अगर हम ये बता देते कि हमने 7 फेरों वाली शादी की है तो वो अपनी तबीयत खराब कर लेती पंडित जी की बात को सोच सोच कर। इससे अच्छा तो यही है ना कि झूठी सही, लेकिन माँ जी हमारी 6 फेरों की शादी को मान ले। संगीता और अमन दोनों झूठ बोल देते हैं कि शादी 6 फेरों की है, और वक्त के साथ नीलम भी इस बात को मान लेती है, लेकिन उसके मन में ये सारी बातें खलने लगती हैं। फिर भी अपने बच्चों की खुशी के आगे वो 6 फेरों की शादी स्वीकार कर लेती है।